इम्तियाज़ जलील साहब और उनकी पार्टी से जो मेरे इख्तिलाफ हैं वो हैं, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये काम अच्छा है और हमारी किसी से इख्तिलाफात ज़ाती नहीं होते, नज़रियाती होते हैं। जो काम वो गलत करते हैं मैं गलत कहता हूँ, ये काम अच्छा है, इससे एक मैसेज गया है, इसमें कोई शक नहीं है और ये उनका काबिल तारीफ़ काम है और मैं उन्हें सलाम करता हूँ। हिंसा करते हैं जो उनके ऊपर हमलावर लोग होते हैं, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स जो होते हैं, वो आके शरारत करते हैं हर प्रोग्राम में। तो ये रिस्क इम्तियाज़ जलील साहब ने लिया और ये प्रोग्राम किया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया और पुरसुकून रखा, लेकिन रिस्क तो उन्होंने लिया। इसी रिस्क लेने को मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ और सलाम कर रहा हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि आरएसएस वाले कभी भी धोखा दे सकते हैं। मुसलमानों का अब फ़र्ज़ अव्वल है ये कि हर मजलूम की हिफाजत करें, तो अपनी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादे मजलूमीन क्यों नहीं रखते? ये मुसलमानों का फ़र्ज़ नहीं है। पर मेरी शर्तें हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मदद करने की, आरएसएस और बीजेपी को जो रोकना चाहे। तो ये मेरी सलाह गलत है या दुरुस्त है, ये आप आवाम से इस पर वोट करा लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कितने % शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं? क्या अपना अध्यक्ष व शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति को बनाएंगे? ये है टेस्ट। जैसे सपा है, सपा क्या मुसलमान को अपना अध्यक्ष बनाएंगी? नहीं बनाएगी ना, ये है टेस्ट। टिकट देना टेस्ट नहीं होता। इस हिसाब से तो बीजेपी सबसे ज्यादा सेकुलर पार्टी है। कैसे? वो तो कोई भी उसमें अध्यक्ष बन सकता है, कार्यकर्ता उठ के डायरेक्ट सीएम बन सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी विचारधारा है। ये कागज़ पे लिखने के लिए ना, ज़मीन से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक जितने लोगों की लड़ाई मैंने लड़ी है, ओवैसी साहब ने अगर उससे 5% लोगों की भी लड़ाई लड़ी हो पूरी पार्टी ने, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा उनसे। अगर वफ़ की ज़मीनें चोरी होंगी हैदराबाद में तो मैं उनकी मुखालफत करूंगा और मैं उन्हें जेल भी भिजवाऊंगा, मेरी ताकत रही तो। मैं ये बोल रहा हूँ, हैदराबाद में 85% ज़मीन है, तेलंगाना के वफ़ की 85% ज़मीनें उनके वेबसाइट पर नज़र आ रही हैं कि सब एनक्रोच हुई हैं, पिछले 20-25 साल के अंदर नज़र आ रही हैं। तो मैं इस बात के लिए उन्हें छोड़ूंगा नहीं, जितनी मेरी ताकत है मैं लगाऊंगा, जैसे मैंने अमानतुल्लाह साहब के खिलाफ लगाई है ताकत। तो अब ओवैसी साहब का नाम ही ले रहे हो तो 2-4 दीवाने पार्लियामेंट में भेज दो तो आवाज़ उठाएंगे, कुछ नहीं होता है। पार्लियामेंट की आवाज को भी आप कहते हो कुछ नहीं होता। बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि 2-4 दीवाने पार्लियामेंट में भेज दो, वो आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने का मतलब क्या है पार्लियामेंट में? जब तक 272 सीटें आपके पास नहीं हैं, आप कितनी अच्छी नारा लगाओ, कवाली गाओ या कोई शेर व शायरी करो, कोई फ़र्क पड़ रहा है किसी को? 100 वकीलों की टीम लगा दें छतरपुर में, अभी कुछ उनको ज़्यादा पैसे का फ़र्क पड़ जाएगा? और एक उस पुलिस अधिकारी को जेल भिजवा दे जिसने छतरपुर में ये काम किया था। किया एक जगह भी उन्होंने? नहीं किया। नहीं करेंगे, क्योंकि बताना है सिर्फ कि मुसलमानों की पिटाई हो गई। मुसलमानों की पिटाई रोकने के लिए कुछ नहीं करना है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनको लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि इस यात्रा का मकसद था कि नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है और जो गुस्ताख रसूल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब कोई बोलना या खुले तौर पर सामने नहीं आना चाहता हो, डर सताता हो कहीं बुलडोज़र का या बाकी कार्रवाइयों का, ऐसे में एक इतनी बड़ी यात्रा निकालना अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज़ हो रही हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पिराचा जी हैं। सर, ऐसे वक्त में जैसा कि अभी हमने बताया, एक भारी यात्रा निकाली गई, हज़ारों का गाड़ियों का काफिला, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये एक अच्छा कदम था, इसमें कोई शक नहीं है और वो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। यही बात हम भी कहते हैं कि संवैधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबसे ज़्यादा अहम बात है किसी भी मजलूम तबके के लिए। बिल्कुल अच्छा काम किया। 80% फ़ायदा इसी से होगा, 20% फ़ायदा हम लोग अदालतों में लेते, कानूनी कार्रवाई से होता है। ये मेरा स्टैंड है। इम्तियाज़ जलील साहब और उनकी पार्टी से जो मेरे इख्तिलाफ हैं वो हैं, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये काम अच्छा है और हमारी किसी से इख्तिलाफात कोई ज़ाती नहीं होते, नज़रियाती होते हैं। जो काम वो गलत करते हैं मैं गलत कहता हूँ, ये काम अच्छा है, इससे एक मैसेज गया है, इसमें कोई शक नहीं है और ये उनका काबिल तारीफ़ काम है और मैं उन्हें सलाम करता हूँ। पर इतना बड़ा काफिला, हज़ारों गाड़ियाँ, नहीं लगता कि एक छोटे से प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी हो जाती है, विरोध हो जाता है और जो मकसद होता है वो भटक जाता है? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, आपको कोई संदेह लग रहा है इस बात में? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना आपसे कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों को नज़र में रखने के बाद भी मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि परमिशन मिली ना उन्हें, तो इसलिए लोग शक कर रहे हैं उन पर कि परमिशन कैसे दे दी सरकार ने। लेकिन साथ के साथ आपने ये भी बताया कि ख़तरा रहता है, क्योंकि जो भी कोई वीकर सेक्शन का प्रोटेस्ट होगा वो 100 में से 100% पीसफुल होता है, उसमें कोई भी शरारत करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि SC ST माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम, सिंह, क्रिश्चियन, बौद्ध और OBCs के पास नंबर्स हैं, तो उनको तो कोई भी हिंसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हिंसा करते हैं जो उनके ऊपर हमलावर लोग होते हैं, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स जो होते हैं,
वो आके शरारत करते हैं हर प्रोग्राम में। तो ये रिस्क इम्तियाज़ जलील साहब ने लिया और ये प्रोग्राम किया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया और पुरसुकून रखा, लेकिन रिस्क तो उन्होंने लिया। इसी रिस्क लेने को मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ और सलाम कर रहा हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि आरएसएस वाले कभी भी धोखा दे सकते हैं और उनके प्रोग्राम में दंगा करा के, झगड़ा करा के उनको लंबे टाइम के लिए जेल भेज सकते थे। ये रिस्क उन्होंने लिया, इसीलिए मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। पर ये भी तो कहा जाता है कि देखिए जहाँ लड़ाई की सवाल है कि इतने सारे विपक्षी दल जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मुस्लिम हितैषी कहते हैं, जब वक्त आता है खड़े होने का तो नहीं होते, और देखिए एआईएम के पूर्व सांसद ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं इसीलिए तो तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इस भर काम की। पर वोट नहीं मिलता। नहीं, वोट तो देखिए, वोट की जो ये है कि वोट लेने के लिए अभी उन्हें अपनी थोड़ी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। वो पॉलिसी जो है ना उनकी आरएसएस को मदद करने वाली है, वो पॉलिसी वो चेंज कर लेंगे। मैं तो उन्हें बहुत दिन से सलाह दे रहा हूँ ना, मेरी सलाह नहीं मानते, हालांकि उनके अध्यक्ष मेरे दोस्त हैं। पॉलिसी में ऐसा क्या है कि वो मुस्लिमों की आवाज़ भी बने लेकिन वोट नहीं मिले उन्हें, मतलब ना वो हैदराबाद से बाहर निकले, ना ये ओवैसी सीट के लिए कहा जाता है, लेकिन आरएसएस को और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ना निकले। उसका तरीका है ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो उनको कितने साल पहले से सलाह दे रखी है, पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी। पहले अपनी पार्टी का नाम क्यों नहीं चेंज करते हो? मुसलमानों का फ़र्ज़ अव्वल है ये कि हर मजलूम की हिफाजत करें, तो अपनी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादे मजलूमीन क्यों नहीं रखते? ये मुसलमानों का फ़र्ज़ नहीं है? नहीं है। ये बात मैं उन्हें कब से समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं ना कि मजलिस के साथ अगर आप हो गए तो उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो मैं तो किसी के साथ होऊंगा या नहीं होऊंगा उसकी शर्तें होंगी ना मेरी। मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता, पर मेरी शर्तें हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मदद करने की, आरएसएस और बीजेपी को जो रोकना चाहें। तो ये मेरी सलाह गलत है या दुरुस्त है, ये आप आवाम से इस पर वोट करा लीजिए। ये मैं मानता हूँ कि जैसे मैं मुसलमान हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कलमे का पक्का मुसलमान हूँ, ईमान मेरा पक्का रहे, तो मैं मुसलमानों से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हिफाजत के लिए ज़्यादा खड़ा रहता हूँ। ये मेरा एज ए मुसलमान फ़र्ज़ है, मैं ऐसा समझता हूँ। पर ये तो वही बात हो गई ना, जैसे सेकुलरिज्म अगर उठाना है तो आपको ये जैसे होता ना कि नहीं, हिंदू अगर कैंडिडेट है तो उसको तो वोट मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट है नहीं, मुस्लिम नहीं चाहिए। वही नाम में आ रहा है, नाम में क्या मतलब, अगर उसके काम पार्टी के बेहतर हैं, आपको लगता है कि वो मजलूमों के साथ खड़ी हो रही है, तो फिर नाम चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो पूरा। नहीं, मैंने तो आपको वजह बताई, इसीलिए तो है ना, यही तो इख्तिलाफ है। नाम है तो काम ऐसे नहीं है, काम सही नहीं है। काम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए कितने काम है बता दें? टिकट देते हैं, टिकट देना काम है, ये तो सब वही काम है ना जो कांग्रेस बीजेपी सबसे ज़्यादा देती है। कहाँ देती है मुसलमान? बीजेपी सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को टिकट। मुसलमानों को कहाँ देती है? मैं क्या कह रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट को सबसे ज़्यादा देती है और सबसे बड़ी दुश्मन शेड्यूल कास्ट की बीजेपी है। टिकट देने से ये सब फ्रॉडगिरी है। टिकट देने से नहीं होगा, ताकत देने से होगा। पार्षद है उनके हैदराबाद, फिर पार्षद है, ये सब पार्षद गुलाम होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के 131 है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पार्लियामेंट में, कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कितने % शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं? क्या अपना अध्यक्ष वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति को बनाएंगे? ये है टेस्ट। जैसे सपा है, सपा क्या मुसलमान को अपना अध्यक्ष बनाएंगी? नहीं बनाएगी ना, ये है टेस्ट। टिकट देना टेस्ट नहीं होता। इस हिसाब से तो बीजेपी सबसे ज़्यादा सेकुलर पार्टी है। कैसे? वो तो कोई भी उसमें अध्यक्ष बन सकता है, कार्यकर्ता उठ के डायरेक्ट सीएम बन सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी विचारधारा। ये कागज़ पे लिखने के लिए ना, कागज़ की बात है ना, असल में क्या है? आरएसएस का प्रमुख कोई शेड्यूल कास्ट बना है आज तक? बताओ मुझे आप। बात मैं बीजेपी की कर रहा हूँ। फ़र्क है दोनों में, मतलब मैं जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, आप उसकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी बराबर की ताकत रखती हैं, आपको पता है नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं तो उनकी मदर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मदर फिगर की, आरएसएस की। उसमें महिलाओं की मेंबरशिप नहीं है, आप बात कर रहे हैं। आरएसएस में महिलाओं को मेंबरशिप नहीं मिल सकती। अब संगठन पे कहाँ गए, पार्टी पे आइए ना। पार्टी, और मैं कह रहा हूँ, मैं तो जड़ पे जा रहा हूँ ना। बीजेपी की कोई हैसियत और औकात नहीं है आरएसएस के बगैर, कुछ भी नहीं है। बीजेपी फूंक मार के उड़ जाएगी, आरएसएस हट जाए तो। सब कुछ आरएसएस ही है। पर ऐसे वक्त में ठीक है आरएसएस है। और बताइए, और पूछिए सवाल। और मैं बताता हूँ। तो अब मेरी बात सही है या गलत है? ये मुंह दिखाने के लिए तो आरएसएस के पैटर्न पे चल रहा है ना, फिर वो मुंह दिखाने के लिए है।
ताकत देने के लिए होता है ना। मैंने जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का संविधान बनाया, उसमें लिखा था कि इतने % पार्टी के अंदर इतने होंगे, अब वो उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए भाई। मैंने जब फार्मूला बना के दिया था कि जो हमारी पार्टी में, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में, प्रेसिडेंट अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक कम्युनिटी का होगा तो वाइस प्रेसिडेंट दूसरी का होगा, जनरल सेक्रेटरी तीसरी का होगा, और वो रोटेट होता रहेगा। अध्यक्ष भी, सेंट्रल अध्यक्ष भी, सब ये उनकी पार्टी का मैंने बना के दिया था संविधान। अब वो उस पर अमल करेंगे तो वो अच्छी बात है, मेरे फार्मूले पे काम कर रहे हैं, संवैधानिक फार्मूले पे काम कर रहे हैं, यही डेमोक्रेसी है, यही बाबा साहब का संविधान कहता है। पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी ये होनी चाहिए ना ताकत, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पार्टी के अंदर भी तो होनी चाहिए हर महत्वपूर्ण पद पे। तो बाकी सब तो ढोंग और दिखावा है, कोई करता रहे कितना भी। पर चल तो रहे होंगे ना, अगर बना के दिया या फिर चेंज कर दिया, कुछ है जानकारी? नहीं, अभी तक तो वही है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ खुल के। तो मेरा कोई भी सगा या दुश्मन है ही नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। पर ठीक है, आपने शेड्यूल कास्ट वाली बात उठाई, लेकिन ओवैसी की पार्टी या उनके नेता जिस तरीके से मजलूमों या मुस्लिमों को ख़ास करके जब बुलडोज़र चलता है तो वो बोल जाते हैं, सदन में बोलते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, नेता बनाने की बात करते हैं कि आओ, जैसे समीउद्दीन के साथ हुआ अलीगढ़ में, आपको याद होगा वो इंसिडेंट, जब अखिलेश यादव और गठबंधन था जयंत चौधरी का, तो उन्होंने धक्का दे के पीछे हटा दिया था, वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा मेरे कंधों पर पैर रख करके तुम नेता बन जाओ, लेकिन इधर आ जाओ, ये मंच तुम्हारा है। तो और मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि ये जो 15 लाख दे दूंगा, दिए। मोदी जी क्या कहते हैं कि जब किसी महिला को कुछ हो जाता है तो मेरे दिल पे, कलेजे में चोट लगती है। सारी महिलाओं के साथ जितने अत्याचार हो रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया? मैं केस कर रहा हूँ उसका, ये तो उनके हाथ में है ना, वो नहीं ले रहे, अब ओवैसी के हाथ में तो क्या है? जबान मैं कह रहा हूँ, करनी और कथनी में फ़र्क, यही आरएसएस का सिखाया हुआ है ना। अब मैं अपना एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया है। ओवैसी जी मुझसे कितने बड़े आदमी हैं, मुझसे बड़े वकील हैं, बैरिस्टर हैं, मैं तो बैरिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। अब वो गिनती ये करा दें, मेरा तो एक छोटा सा ऑफिस है, ठीक है। मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के, और जबकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ, उनके लिए मेरा काम 60% है। लेकिन फिर भी मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने मुसलमानों को मुश्किल से मुश्किल केस हैं, बगैर किसी से एक पैसे की भी मदद लिए मैंने जितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया आखिर दम तक जाके, मतलब उनको बरी कराने से लेके, उनको कॉम्पनसेशन दिलाने से लेके, ज़मीन से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक जितने लोगों की लड़ाई मैंने लड़ी है, ओवैसी साहब ने अगर उससे 5% लोगों की भी लड़ाई लड़ी हो पूरी पार्टी ने, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा उनसे। 5% की गारंटी दे रहा हूँ मैं। 5% नाम और पब्लिसिटी के लिए बहुत है कि मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, फलाना हो रहा है, करके क्या दिया ज़मीन पे वो बता दें। मैंने 1 इंच वफ़ के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या वो ये बात कह सकते हैं कि वफ़ की किसी भी जायदाद से वो कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी कोई संगठन फ़ायदा नहीं उठा रहे? क्या वो ये बात कह सकते हैं? और मैंने किसी से 1 पैसा चंदा नहीं लिया आज तक, क्या वो ये बात कह सकते हैं? तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो अभी कह भी नहीं रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। मैंने CA/NRC का प्रोटेस्ट किया तो मैं मना नहीं करता, मैंने ही लीड किया, सब जगह मैंने प्रोटेस्ट कराए हो, मैं कह रहा हूँ ना। तो मैं क्या पीछे हट गया? मैं क्या छोड़ के भाग गया? मैंने अपनी जान हथेली पे लेके उनके लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी या सड़क पे जाके नहीं लड़ी। हर प्रोटेस्ट में जहाँ भी शामियाना तनता था, मैं नहीं जाके लाठीचार्ज साथ झेलता था। ये कहनी और कथनी में मैंने अगर किसी से क्या प्रोटेस्ट करो तो मैं आगे रह के लड़ता था नहीं सफ़ों में। ओवैसी साहब आएंगे किसी प्रोटेस्ट में डंडे और लाठी खाने? पर अभी आप तारीफ कर रहे हैं उनके नेता ने, तो जो वो कोई अच्छा काम करें तो उसकी तारीफ ना करूं? तो ठीक है ना, उनकी पार्टी के फायदा होगा। ये मैंने इसीलिए क्या कहा था, इस काम की मैं तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक मैसेज ये दिया है कि मुसलमान दब के एकदम ज़मीन में धंस नहीं गए, वो प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अभी वो, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ ना, मेरे साथ आए, वो मेरे साथ आके ये मथुरा मस्जिद में मेरी मदद करें, मैं उनकी तारीफ करने लगूँगा। ये कोशिशें जो कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, जमीयत वाले, कि मुझसे वो केस
मुझे हटा दिया जाए उससे, मत मत करें ये कोशिश, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। आके मेरी मदद करें ना, मैं इतने सारे केसेस कर रहा हूँ, उसमें मेरी मदद क्यों नहीं करते, मैं तारीफ़ करूँगा उनकी। मुझे मेरी कौन सी उनसे ज़ाती लड़ाई है? अगर वफ़ की ज़मीनें चोरी होंगी हैदराबाद में तो मैं उनकी मुखालफत करूँगा और मैं उन्हें जेल भी भिजवाऊँगा, मेरी ताकत रही तो। मैं ये बोल रहा हूँ, हैदराबाद में 85% ज़मीन है, तेलंगाना के वफ़ की 85% ज़मीनें उनके वेबसाइट पे नज़र आ रही हैं कि सब एनक्रोच हुई हैं, पिछले 20-25 साल के अंदर नज़र आ रही हैं। तो मैं इस बात के लिए उन्हें छोड़ूंगा नहीं, जितनी मेरी ताकत है मैं लगाऊंगा, जैसे मैंने अमानतुल्लाह साहब के खिलाफ लगाई है ताकत। बीजेपी अरेस्ट नहीं करना चाहती थी उन्हें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और अभी भी 5% जितने हमने सबूत दिए ना, 5% के उनके पर केस चले हैं, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अभी जो ईदगाह गई है ये अमानतुल्लाह साहब की वजह से गई है, जो स्टैचू जो अभी जो लग रहा है ये सिर्फ अमानतुल्लाह साहब की वजह से गया है। अब वो ड्रामा कुछ भी करते रहें, ये और वो और कुछ भी बोलते रहें। ये जो यहाँ जो पंचपीरान की जो जहाँ सीआरपीएफ की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई ना, ये अमानतुल्लाह साहब की वजह से गई है। ये जो निज़ामुद्दीन के गोल चक्कर के दोनों तरफ से सैकड़ों झुग्गियाँ हटाई गई हैं, अमानतुल्लाह साहब की वजह से गई हैं। तो ये सब उन्हीं के टेन्योर में हुआ है ना, और वही लिख के देते हैं कि ये डीडीए की ज़मीन है। क्यों लिख के देते हैं ये पूछ लीजिए आप उनसे, कि हमने अपनी ज़मीन की मैनेजमेंट करने के लिए डीडीए को दिया। ये ईदगाह में उन्होंने एफिडेविट दिया है, हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, नेट पे आती है सब। मेरी बात पे भरोसा करेंगे फिर वही धोखा खाएंगे। मैं अपने लिए भी वही फार्मूला लगाता हूँ जो बाकी किसी के लिए। मुझसे आके मेरे हर एक बात के बारे में सवाल करने का हक किसी को भी है, मेरे ऑफिस में कोई भी आ सकता है। अभी भी बाहर बैठे हैं ईदगाह के लोग भी आके, और अब मैं उनको बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ उनसे, क्योंकि वो मेरे पास आए थे, उसके बाद उन्होंने कोई और वकील किया और उसका अंजाम ये हुआ। अब फिर हार के मेरे पास आए। फिर तो मेरे लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। कोर्ट के ऑफिस के बाद अगर मैं दिल्ली में हूँ तो ऑफिस में हूँ, कोई भी आके किसी भी चीज़ के बारे में मेरे से सवाल करे। और यही काम उन्हें सबसे करना चाहिए, जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको सबसे ज़्यादा सवाल करने चाहिए। यही मैं कहता हूँ, मेरे से भी करें, सबसे करें। एक आखिरी सवाल कि अगर मुस्लिमों का उत्थान कोई चाहता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एआईएम ले सकता हूँ, या एक रैली जिसकी आपने तारीफ़ की, क्या और कदम करने चाहिए इंसाफ के लिए या डेवलपमेंट के लिए? बुनियादी बात यह है कि पहले डेमोक्रेसी में, जो अब ओवैसी साहब का नाम ही ले रहे हो, तो 2-4 दीवाने पार्लियामेंट में भेज दो तो आवाज़ उठाएंगे, कुछ नहीं होता है। पार्लियामेंट की आवाज़ को भी आप कहते हो कुछ नहीं होता। बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि 2-4 दीवाने पार्लियामेंट में भेज दो, वो आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने का मतलब क्या है पार्लियामेंट में? जब तक 272 सीटें आपके पास नहीं हैं, आप कितनी अच्छी नारा लगाओ, कवाली गाओ या कोई शेरो शायरी करो, कोई फ़र्क पड़ रहा है किसी को? ये बात तो लॉजिकल है ना, कोई इसमें गलत तो नहीं कह रहा मैं। अगर आपकी तरफ 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं है तो आपकी किसी तकरीर से कुछ ज़ीरो फ़र्क पड़ने वाला है। ये बात तो सही है, पर देश को तो पता चलता है। नहीं पता चल के फ़ायदा क्या कि मुसलमानों की इतनी पिटाई हो रही है? यही बताते हैं ना वो, यही बताते हैं ना कि यहाँ पिट गए, वहाँ पिट गए, वहाँ पिट गए, वहाँ पिट गए और यहाँ भी पिट गए। यही बताते हैं ना, ये रिजल्ट हो रहा है ना। फ़ायदा मैं पूछ रहा हूँ, डेमोक्रेसी में फ़ायदा क्या है? वो वैसी चीज़ें ये बता दीजिए। आवाज़ उठाना मैं समझता हूँ ये काम तो आरएसएस के वाले लोग खुद ही करते हैं, कि आज हमने वीडियो बना के नहीं, मोनू मानेसर वगैरह ने डाली थी कि हमने ये मॉब लिंचिंग की, वो मॉब लिंचिंग की, वही काम वो करते हैं। फ़ायदा बताओ, मुझसे पूछो आप, जो मैं काम करता हूँ उससे क्या फ़ायदा है? क्या करना चाहिए मैं कह तो रहा हूँ, पहले पार्लियामेंटेरियन का काम ये है कि जहाँ जुल्म व ज़्यादती हो, जैसे मैं वहाँ गया था अभी अमरोहा, जैसे मैं इधर गया था अभी छतरपुर, वहाँ जाएं, उनकी जिम्मेदारी लें कानूनी, कि मैं उन पुलिस अधिकारियों को जेल भिजवाऊंगा। ये मेरे मुंह से इतनी ताकत होती है, ओवैसी साहब बोले ना तो इतनी ताकत होगी, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके पीछे एक हज़ारों करोड़ की उनकी एसेट्स हैं। 100 वकीलों की टीम लगा दें छतरपुर में अभी, कुछ उनको ज़्यादा पैसे का फ़र्क पड़ जाएगा। और एक एक उस पुलिस अधिकारी को जेल भिजवा दें जिसने छतरपुर में ये काम किया था, भिजवाएं। किया एक जगह भी उन्होंने? नहीं किया, नहीं करेंगे, क्योंकि बताना है सिर्फ कि मुसलमानों की पिटाई हो गई। मुसलमानों की पिटाई रोकने के लिए कुछ नहीं करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उतनी बार मेरी लड़ाई है उनसे। जिस दिन वो मेरे साथ आके या मुझसे अलग भी ये काम करने लगे ना कि मैं अब योगी आदित्यनाथ जी को मैंने तय कर लिया है, अब मुझे जेल भिजवाना ही भिजवाना है, उन्होंने ये काम कर रखे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने हाथरस के केस में तय कर रखा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एफआईआर करानी ही करानी है,
मेरी मदद करें उसमें आके। हाथरस के जो हमारी शेड्यूल कास्ट बच्ची के परिवार के साथ जो जुल्म किया है ना, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का हाथ साफ नज़र आ रहा है। मेरी मदद करें आके, मैं उनकी जय जयकार करूँगा। लेकिन ये काम वो कभी नहीं करेंगे। गाली ज़रूर देंगे योगी आदित्यनाथ जी को, गाली से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, बल्कि उनके और हौसले खुलते हैं और उनको फ़ायदा होता है कि हाँ देखो मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी इन्होंने। ये तो चूड़ी टाइट की भी बताते हैं ना, यही तो वो चाहते हैं कि जो उनके नफरती वोट बैंक है उनका, वो उनके साथ कंसोलिडेट होता है मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने पे। तो मैं आपको फॉर्मूला ये बता रहा हूँ कि ये एक कानून का डेटरेंट पैदा करने के लिए जो काम करेगा वो अच्छा काम कर रहा है।